थॉर लव एंड थंडर वाज एक्चुअली मोर लाइक थॉर बोर एंड ब्लंडर। तू मुझे गलत मत बोल। अच्छा। तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात ठीक है। देख। तू अपनी गर्बान में झांक के देख। ठीक है। तू खुद की औकात देख। ओके सो थॉर लव एंड थंडर बेसिकली एक ऐसी हार्टफेल्ट रोमांटिक फनी कॉमेडी एक्शन सुपर हीरो मूवी है जो कि एक्चुअली जितने भी नए फैंस हैं एमसीयू के उनके लिए एक अच्छा ट्रीट क्रिएट जरूर कर सकती है, पर जितने भी रिटर्निंग फैंस हैं उनके लिए एक अच्छा नुआंस भी क्रिएट करती है वो। इसमें तुम्हें डिफरेंट थीम्स भी एक्सप्लोर होते हुए दिखेंगे, लव एंड लॉस ऑफ लाइफ भी दिखेगा, माइटी थॉर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और जो थॉर है उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी भी दिखाई गई है। सैडली इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ये मूवी मेरे लिए वर्क नहीं करती है क्योंकि यार इसकी पेसिंग मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा रश लगती है, एज वेल एज इसके जो जोक्स थे वो भी बहुत ज्यादा अनफनी थे। ताइका वाइटिटी ने वापस एक सुपर हीरो जॉनर के अंदर एक जो फैंटास्टिक स्पिन होता है जो उन्होंने रैग्नारॉक में क्रिएट किया था उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा आउटशाइन हो जाता है। थॉर एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर उसने बहुत सारे लॉसेस जिए अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली जो 4 लास्ट मूवीज आई ना उसके अंदर सबसे ज्यादा जिए हैं और उसने इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ भी खोया है। स्टिल इस मूवी के एंड में आते आते वी सी हिम दैट ही इज मच मोर ओपन टू लव, तो यार उसका कैरेक्टराइजेशन बताता है कि वो कितना पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू के अंदर, व्हिच मेक्स मी स्पीक ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ क्योंकि यार उन्होंने अपनी एक्टिंग में तो एक फैबुलस जॉब ही दिया है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 थॉर मूवीज है उनका कैरेक्टर उसमें एक बहुत इगोइस्टिकल कैरेक्टर था और फिर रैग्नारॉक में जैसा उन्होंने ट्रांजिशन लिया वो तो भाई बहुत ही कमाल का था। लाइक उस कैरेक्टर के जस्टिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी क्लियर हो रहे थे। सेकंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वैल्किरी का कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर पर्सनली मुझे इस मूवी में बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं आया, पता नहीं यार, मतलब उसके कैरेक्टर डेप्थ को भी बहुत कम कर दिया था, एज वेल एज शी डिडंट इवन टेक पार्ट इन द फाइनल फाइट ऑफ द मूवी। उसको ये लग रहा था कि वो इंजर्ड है इसलिए वो मर भी सकते हैं, इसलिए वो फाइनल फाइट में आती ही नहीं है। आई वाज लाइक क्या हो रहा है यार, मतलब तू वैल्किरी है, तू वैल्किरी होके भी नहीं लड़ रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट ज़ूस जो कि एक प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा टेरिफिक कैरेक्टर ही होना चाहिए था, वो एक छोटी सी स्कर्ट पहन के आ जाता है, अपना शाशा टाइप का कैरेक्टराइजेशन दिखाता है, मतलब काइंड ऑफ एक उसका फेमिनिन साइड को ज्यादा अप्रोच किया गया इस मूवी में और जिसकी वजह से इस मूवी की लिंकिंग बहुत बेकार हो जाती है। थॉर उसको पर्सनली एक मोस्ट ऑफ द पावरफुल गॉड्स में से भी मानता है, स्टिल उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप रहता है जिसको देख के बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी फील्स आती हैं। और उन्होंने इस बार ना रसल क्राउ को एज अ ज़्यूस कैरेक्टर कास्ट किया है, पर उसका जो एक्सेंट है ना वो बहुत ज्यादा एट्रोशियस है जिसकी वजह से वो गॉड कम और एक ग्रीक माफिया किंग ज्यादा लगता है जो कि अल्टीमेटली बेनेवोलेंट और स्ट्रॉन्ग दोनों ही नहीं लगता है। ऑल्सो इस मूवी में एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार इस मूवी में सबसे पावरफुल वेपन है कौन सा, म्योल्निर, स्टॉर्म ब्रेकर, नेक्रोस्वॉर्ड या फिर ज़ूस का गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट। अब यहाँ पे उन चारों वेपन्स को उनको डिफरेंशिएट करना था, इसलिए उन्होंने एक ब्लर लाइन क्रिएट किया जिसकी वजह से हमें सारे वेपन्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं और वो उन्होंने डार्कनेस, शैडोज, फाइट सीन्स एज वेल एज बहुत सारा सीजीआई इसकी वजह से क्रिएट किया है, तो एक्चुअली तुम्हें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैंने सोचा कि यार जेन का जो कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा वीडियो के आगे इसके बारे में बात करता हूँ। उससे पहले हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। उनका इस मूवी में जो रिमार्केबल प्रेजेंस था वो बहुत ही ज्यादा अनरिमार्केबल था, मतलब हमने ट्रेलर में सोचा था कि यार उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, पर इस मूवी के अंदर उनका रोल बहुत ही ज्यादा इनफेक्चुअल भी लगता है, साथ में जितनी भी फेम है वो तो थॉर ही ले जाता है। सो वी कैन अगेन से दैट गुड बाय गार्डियंस, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। म्यूजिक इसका माइकल जियाकियो ने दिया है जो कि एक्चुअली इतना ज्यादा रिमार्केबल नहीं था, मतलब मेरे लिए वो एक बहुत एवरेज लेवल पे ही चलता है। जो मेरे को चीज सबसे ज्यादा एनॉय करती है ना वो ये है कि यार इस मूवी में जो ओरिजिनल थॉर का म्यूजिक था, मतलब जो उसका एक थीम म्यूजिक था वो ज्यादा यूज किया ही नहीं गया है। अदरवाइज इसके जो साउंड ट्रैक्स है वो एक बहुत ही ज्यादा क्लासी और एक ना फॉरेन टोन में चलते रहता है जो कि उस मूवी के थीम को बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। पर यार और ज्यादा बेटर म्यूजिक हो सकता था क्योंकि हमें अभी भी रैग्नारॉक का अच्छा सा वो म्यूजिक याद है, इस मूवी को देखने के बाद भी मुझे उसका म्यूजिक बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ कि जो मैंने एक्चुअली बहुत दिल से फील किया है और मैं इस चीजों को बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को बनाने का मकसद ही ये था कि हम लोग थॉर की पैरोडी बना देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मार्वल ऐसा सोचने लगा है कि यार वो लोग ऑडियंस को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर चुके कि हम अगर कुछ भी उनको प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस खुशी खुशी देख लेगी, पर ऐसी चीज बिल्कुल वर्क नहीं करती है। देखो यार क्रिश्चियन बेल वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, उसने इस मूवी में भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, पर वो मूवी के अंदर फिट इन ही नहीं हो पा रहा था एज अ विलन क्योंकि यार उस मूवी की टोन बहुत डिफरेंट है और इस मूवी के कैरेक्टर की टोन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही वाज अ वेरी स्केरी गॉड किलर, जो कि मैंने सोचा था कि यार उस मूवी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट ही वाज मोर लाइक
लाइक अ होमलेस पुअर गाय जो कि एक्चुअली अपनी वाइफ का ना चोगा पहन के घूम रहा हो। लाइक ऐसा समझ लो कि वो लड़कियों की नाइट ड्रेस पहन के घूम रहा है और उसके बाद एक बहुत ही बैडेस्ट सी स्वॉर्ड है बस। लाइक तुम ये दिखा रहे हो कि एक सीरियस फनी सा कैरेक्टर है, उसको तुम एक लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी से ब्लेंड कर रहे हो, तो यार तुम्हारा कचरा तो जरूर होगा। ऑल्सो पर्टिकुलर इस मूवी के अंदर जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ चीजें हो रही है उसके फ्रेंड्स और फैमिली को तो उन्होंने बिल्कुल शो ही नहीं किया है। लाइक वो मैटर ही नहीं करता, ऐसा दिखाया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि यार एक कैरेक्टर है वो मर गया है, अब उस कैरेक्टर के फैमिली उसके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहेगा वो उन्होंने बिल्कुल भी शोकेस नहीं किया है। माइटी थॉर का भी एडिशन बहुत ही ज्यादा डिसेंट था और वो एक्चुअली उसके फाइट सीन्स भी बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग थे, जिसकी वजह से तो थॉर ओडिंसन और जो वैल्करी का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा अंडरशाइन हो जाता है। चलो यार मैं बहुत ज्यादा बुराई कर रहा हूं, थोड़ी सी और तारीफ कर देते हैं इस मूवी की। मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसके बारे में तुमसे बात करनी है। तो यार पहला पॉइंट ये है कि यार जब हमने रैग्नारॉक देखी थी उसके बाद इस मूवी का ट्रेलर देखा था, हमारे अंदर एक माइंडसेट पहले ही क्रिएट हो गया था। हमें वो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस पता चल गई थी कि यार इस मूवी में हमें क्या देखने को मिला है, इसलिए मैंने एक अनदर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी इस मूवी से, इसलिए मूवी मेरे को थोड़ी एंटरटेनिंग जरूर लगती है। सेकंड पॉइंट इज जेन फॉस्टर को बहुत टाइम बाद एमसीयू में देखना वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यार थॉर एज अ पर्टिकुलर कैरेक्टर उसको अपनी लव लाइफ के अंदर एक क्लोजर वापस मिलता है इस मूवी में, एंड इट वाज एक्चुअली गुड टू नो दैट शी एक्चुअली स्टिल लव्स थॉर, और जो एक रोमांटिक पोर्ट्रेल उन्होंने मूवी के अंदर दिखाया वो भी काफी सेटिस्फाइंग था। थर्ड पॉइंट इज जब स्टॉर्म ब्रेकर ना म्योल्नी से बहुत ज्यादा जेलस होता है, इट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट सीन्स ऑफ दिस मूवी। फोर्थ पॉइंट वाज स्टॉर्म ब्रेकर का जितना भी ना बाइफ्रॉस्ट समनिंग सीन्स थे वो भी काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग थे। एंड द फिफ्थ पॉइंट वाज जो उन्होंने जितने भी वैल्हला की बातें की थी इस मूवी के अंदर उन्होंने विजुअली भी उसको मूवी के एंड में जरूर दिखाया है। इन पर्टिकुलर चीजों से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुआ हूं, पर अभी कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली तुम्हारा मूड और खराब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी में अननेसेसरी यूज ऑफ कॉमेडी थी। लाइक जबरदस्ती इतने कॉमेडी डालने की जरूरत थी नहीं जो कि एक्चुअली वर्क नहीं कर रही थी। सेकंड थिंग इज जो कि तुमने एक ओमनिपोटेंट सिटी दिखाया है, इट वाज अ कंप्लीट जोक। जितने भी उसके गॉड्स है, जितने भी उनके कैरेक्टराइजेशंस थे और जितने भी उनके कॉस्ट्यूम्स थे वो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरीली फनी थे। मतलब तुमने सारे कैरेक्टर्स और सारे गॉड्स को ही फनी बना दिया। तुम सिर्फ थोड़ा सा ह्यूमर एलिमेंट को उठा के ना थोड़े गॉड्स में डालते और उस मूवी को ज्यादा बिलीवेबल बना सकते थे। तुमने सारे गॉड्स को एक ऐसा जोकर बना के रख दिया है। लाइक ज़ूस को हमने एक बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट एंटिटी की तरह ही देखा है और तुमने सारे गॉड्स इंक्लूडिंग ज़ूस को एक बहुत बड़ा जोक बना दिया है। थर्ड पॉइंट में जो ज़ूस का वेपन है थंडरबोल्ट, उसका डिजाइन और भी ज्यादा डायनेमिक और बेटर बनाया जा सकता था। अभी वो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, पर ऑनेस्टली ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट है, हो सकता है तुम्हें उसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया हो। अब अपन फाइनली आते हैं जेन फॉस्टर के कैरेक्टर पे। इसका मैं तुम्हें एक धीरे से ना ट्रांजिशन स्लाइड शो दिखाता हूँ। पहले तो तुम्हें एक स्मार्ट जेन फॉस्टर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको कैंसर हो जाता है, कैंसर के बाद वो थॉर बन जाती है। यही है जेन फॉस्टर की कंप्लीट लाइफ साइकिल। देखो अपने थॉर भैया ने ना अपने म्योल्नी से ना बात की होती है बहुत पहले कि यार अगर जेन फॉस्टर की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो या उसकी लाइफ में उसको कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी प्रोटेक्शन चाहिए हो तो तुम उसकी हेल्प जरूर करोगे। और यहाँ पे म्योल्नी को वो बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए वो जेन को ही थॉर बना देता है, मतलब लेडी थॉर बना देता है, जिससे जेन को एक न्यू स्ट्रेंथ भी मिलती है एंड शी वाज एक्चुअली होपिंग कि यार उसका कैंसर भी क्योर हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये तो चलो एक बहुत ही बचकाना सा अप्रोच था इस मूवी को माइटी थॉर बनाने का, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर ठीक है तुम्हें क्या लगता है तुम भी जरूर बताना। ओके सो जेन एज एन इंडिविजुअल एमसीयू कैरेक्टर इज द ओनली कैरेक्टर व्हिच आई एक्चुअली कांट स्टैंड। मुझे वो पहले भी मूवीज में इतनी कोई एफेक्शनेट लगती नहीं है और इस मूवी के एंड में आते आते भी मुझे उसका एक इमोशनल कनेक्टिविटी फील ही नहीं होती है। मेरा जो पर्सपेक्टिव पहली दो मूवीज से बना हुआ है वो मेरा इस मूवी के अंदर भी था, इसलिए मैं उससे ज्यादा इमोशनली रेजोनेट भी नहीं कर पाता हूँ। आई वाज सो इंडिफरेंट विद दिस कैरेक्टर यार, मतलब उसको कैंसर भी हो गया, उसको लग रही है, उसको चोट लग रही है, जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये तो चलो मेरा पर्सपेक्टिव है जो कि एक्चुअली कभी चेंज नहीं हो सकता है, पर उसका जो एक पोर्ट्रेयल दिखा है वो एक लॉजिकल और एक एनालिटिकल पर्सन है जो कि अपने इमोशनल प्लीज और जितने भी उसके जजमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लेती है। इसलिए वो फाइनल फाइट के अंदर भी हमारे थॉर भैया के साथ लड़ने आ जाती है एंड वी अल्टीमेटली नो कि यार इस मूवी के एंड में क्या हुआ है। अब इधर पे ना एक सबसे बड़ा प्लॉट होल लगा था इस मूवी का मुझे। भाई अगर थॉर है हॉस्पिटल में अभी बैठा हुआ है, वो जा रहा है गॉर से लड़ने अपना लाइटनिंग बोल्ट लेके, मतलब ज़ूस का लाइटनिंग बोल्ट लेके, तो वो अपना हैमर क्यों नहीं लेके गया साथ में? पर यार ठीक है, जेन को अपने ऑनर के लिए लड़ना था इसलिए वो आके लड़ती है। अदरवाइज इस मूवी में जो एक इमोशनली कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। लाइक होता है ना कि यार कभी कभी हम जो एक कैरेक्टर को पहले पसंद नहीं करते थे उसको आगे चल के पसंद करने लगे। इस कैरेक्टर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे लिए। दिस मूवी वाज एक्चुअली लाइक अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ मेनी जोक्स एज वेल एज कलर्स, एंड कलर्स में उन्होंने ना मोनोक्रोमैटिक सेट ऑफ कलर्स को भी यूज किया फॉर अ पर्टिकुलर फाइट सीन व्हिच वाज वेरी मच रिमार्केबल। मेरा मूवी से बस एक बिगेस्ट इश्यू यही है कि यार अगर तुम उसको पैरोडी की तरह बना रहे हो पर इसमें सीरियस एलिमेंट्स भी डाल रहे हो तो सीरियसनेस को तो ढंग से दिखाओ।
लाइक अपने ही यूनिवर्स के अंदर अपने ही लॉजिक को उठा के अपनी ही पैरोडी बनाना, which was very not cool. Okay, so this movie was a combination of a dark villain, tragic arc of Jane, as well as two giant screeching goats. Anyways, I'm hoping that I made sense to you with this video. और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना. एंड वन मोर थिंग यार, मूवी के एंड में भी लिखा आता है दैट थॉर विल रिटर्न. अब जो नया थॉर हमें मिलेगा वो हमें एक नया स्क्रिप्ट राइटर एज वेल एज नए डायरेक्टर के साथ ही चाहिए. हमें वापस इस डायरेक्शन को नहीं देखना है, क्योंकि यार अगर वापस वही डायरेक्शन देखने को मिल गया तो हम लोग बहुत बोर हो जाएंगे. एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 6.4 stars out of 10. So guys, I'm really appreciating you watching यहाँ तक and I'll see you guys in the very next video.